नमस्कार दोस्तों। सीएम अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा और मोहन यादव की एक भविष्यवाणी की, उसको लेकर सहयोगियों में एक चर्चाएं तो मन में बैठी है, चाहे वो विपक्ष की सहयोगी हो या रूलिंग पार्टी की सहयोगी हो। और उनमें से तीनों ऐसे ऐसे राज्यों की भविष्यवाणी की है जो काफ़ी लोकसभा और विधानसभा में महत्वपूर्ण कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। चाहे बात कर लें मध्य प्रदेश या राजस्थान या सबसे बड़े राज्य जो कि जनसंख्या के बेस पे उसको बात कर लें तो उत्तर प्रदेश। इनमें से जो एक अखिलेश यादव द्वारा बोला गया है कि इन तीनों को बीजेपी हटाना चाहती है, आखिर क्यों और चुनौतियां क्या क्या इन सबके सामने खड़ी हो गई, तो सीएम मोहन यादव की चुनौती ही मन में एक बड़ा भ्रम डाल दिया कि अब तो रास्ता साफ ही था और अब तो आगे दरवाज़ा भी खोला जा सकता है और इसका कोई बड़ा और छोटा के हिसाब से नहीं बोला गया। ये बोला गया कि वहाँ की जिस प्रकार से प्लान और बोलकर उनको एग्जीक्यूट उस तरह से न करना जिस तरह से उनको बताया या समझाया गया था। इसको लेकर बात अगर कर ही लें तो पहले सीएम मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनसे जुड़ी एक कंपनी जो काफ़ी चर्चे में है, उस कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, नाम और सहयोगियों का नाम सब उनके आसपास और खास ही दिखते हैं, सिवाय उनके बेटे के। दिसंबर में 2023 को मोहन के सीएम बनने के बाद उनकी पत्नी, भाई, बहू, चचेरे भाई, अन्य परिजन, उनसे जुड़ी और रियल इस्टेट कंपनियां ने कम से कम 137 प्लॉट ज़मीन खरीदी, मतलब 168 एकड़ 168। इनसे अधिकांश ज़मीनें उन इलाकों में हैं जहां नई हाईवे, भूमि उपयोग जैसी सरकारी परियोजनाएं प्रस्तावित लागू की गई। मतलब 168 एकड़ ज़मीन 45 करोड़ में खरीदी। और जब हमने इसको देखना शुरू किया तो रेट, 3 तरह के रेट निकल के आए जो हर क्षेत्र में निकल के आते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में हमने खासकर देखा तो तीन रेट निकाला, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली रेट एमपी में 2025 और 2026 के हिसाब से एग्रीकल्चरल विलेज और सेमी रूरल एरिया में एवरेज रेट 5 लाख से 15 लाख पर एकड़। अगर हम 168 में 15 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 25 करोड़ तो रख ही लो। और अगर ज़मीन इरिगेटेड है, अच्छा और रोड एक्सेस के पास है, तो उसकी रेट 20 से 50 लाख पर एकड़। और अगर हम 168 बात, क्योंकि 168 की हुई है, तो 168 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 करोड़। यहाँ तो बात 45 करोड़ में ही ज़मीन खरीदी गई थी। अगर ज़मीन हाईवे के
पास है या फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में है, जो बात इससे जुड़ती है, तो रेट 1 करोड़ से 1 करोड़ ऊपर, मतलब 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख तक जा सकती है। तो इसकी रेट 168 एकड़ ज़मीन की है, तो सीधे सीधे 168 करोड़ या 168 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो सकती है। यानी खरीद में ही जो किया गया उसका एक अलग प्रॉफिट, और आगे जब वहाँ से कोई प्रोजेक्ट पास होगा या काम शुरू होगा तो उसका एक अलग प्रॉफिट, दोनों जगह प्रॉफिट। हम यहाँ एफिडेविट, उनकी एफिडेविट की बात उतनी नहीं करेंगे, वो कुछ भी उनकी एफिडेविट में हो उससे बात हमको या उससे जुड़ी कहानी से हमको मतलब नहीं है। हम बात उस पे करेंगे जो डाटा हमने खोजा, हमने पाया, या हमारी कुछ टीम ने देखा, जिस पे पहला 111 एकड़ ज़मीन उन इलाकों में है जहां, मतलब 168 एकड़ ज़मीन में से 111 एकड़ ज़मीन उन इलाकों में है जहां सड़क हाईवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इन ज़मीन की कीमत मास्टर प्लान 2035 से ज़मीन की कीमत बढ़ सकती है। मतलब जो मास्टर प्लान 2035 का है, अंतिम आंकड़ा तो 2047 का है कि विकसित भारत, लेकिन 2035 से जो एक स्कोपिक सिनेरियो से देखा जाएगा उसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और विनिर्माण जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। और इसमें 2021-2023 के दौरान जब मोहन यादव, मतलब जब मोहन यादव मंत्री थे, कम से कम 85 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी। परिवार के पास सीएम बनने से पहले भी 179 एकड़ ज़मीन थी, और ये जो ज़मीन खरीदी गई, ये ज़मीन कहाँ कहाँ केंद्रित है? गंगेड़ी, उन्हेल और जयवंतपुर, चंदेसरा, इनमें से कई स्थान प्रस्तावित सड़क एवं हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े बताए गए हैं। मतलब चाहे गंगेड़ी या उन्हेल या जयवंतपुर या चंदेसरा, हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े बताए गए हैं ये सब स्थान। और परिवार का कहना है, मतलब इनके गवर्नमेंट या परिवार का कहना है कि वर्षों से ये रियल एस्टेट में कारोबार में है। निजी नागरिकों के रूप में ज़मीन खरीद का अधिकार तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमने इस पे देखना शुरू किया तो अभी तक किसी अदालत ने जारी नहीं किया कोई अवैध काम की मतलब अभी तक कोई अदालत ने अवैध काम सिद्ध ही नहीं किया। रिपोर्टों में दावा है कि भूमि खरीद जिन प्रकार की प्रोजेक्ट के आसपास हुई उनमें कुछ नाम: उज्जैन इंदौर कनेक्टिविटी, उज्जैन भोपाल मार्ग, उज्जैन नागदा मार्ग, उज्जैन बदनावर मार्ग, उज्जैन गरोठ मार्ग, उज्जैन झालावाड़ कनेक्टिविटी। मतलब मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि भूमि का आवासीय विकास या आवासीय व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन। जो ज़मीन खरीदे गए हैं आगे चल के उनका 100% इस यूज में जाएगा जिस यूज के लिए वो खरीदे गए हैं। आखिर परिवार के साथ रियल एस्टेट कंपनियां जुड़ी हैं तो वो तो किसी रूरल या लोकल जगहों पर ज़मीन तो खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदेंगे तो एक भविष्य या एक फ्यूचर देख के खरीदेंगे। तो यहाँ ये फ्यूचर बिल्कुल सही होता है। क्या ये घोटाला साबित हो गया? ये कहना भी थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि कोई जुडिशियल चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई, कोई कोर्ट भ्रष्टाचार अभी तक सिद्ध नहीं किया। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। मतलब परिवार का कहना है कि वे 2010 से ही रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, इसलिए खरीद कानूनी है। जो हमने पिछली बार बताया कि
खरीद। अब इस भूमि या जो खरीदे गए जमीन है, इसकी भविष्य 4 बातों पर टिकती है कि अगर राज्य मतलब जिस जगह जमीन खरीदी गई, राज्य के भूमि रिकॉर्ड खसरा खतौनी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो या पूरी तरह देखा जा सकता है, तो 4 बातें निकल के आएंगी ही आएंगी। पहला, किस खसरा नंबर की जमीन खरीदी गई। दूसरा, खरीद की तारीख क्या थी। तीसरा, सड़क हाईवे की घोषणा कब हुई, मतलब अनाउंसमेंट कब हुआ हाईवे या सड़क की। और चौथा, खरीद से पहले और बाद में जमीन की कीमत कितनी बढ़ी। उस हिसाब से एक प्रॉफिट तो यहाँ दिखता ही है कि 168 एकड़ जमीन 45 करोड़ में, तो उस हिसाब से। और जो मैंने पहले डाटा बताया उसका पहला 168 इंटू अगर 15 सॉरी अगर हमने 168 गुणे 15 करें तो 25 करोड़, या उसके बाद दूसरा रेट 168 गुणे 50 करें तो 84 करोड़, और तीसरा रेट 168 गुणे 1 करोड़ मतलब 168 करोड़। इस हिसाब से पड़ेगा। एक प्रॉफिट वहीं दिखती है। दूसरा, यहाँ से ये चारों पॉइंट डिक्लेयर करेंगे, और इन चारों पॉइंट में सब पॉइंट नहीं, खरीद से पहले और बाद में ज़मीन की कीमत क्या थी, ये बात बता ही सकती है। और ऐसी बात नहीं कि इसी समय हुई, ऐसी खरीद फरोख्त पहले भी हो चुकी है। पहला, उस समय का जो नाम था, या एक घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, अमरावती लैंड पुलिंग कंट्रोवर्सी, डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील कंट्रोवर्सी, या नोएडा एक्सप्रेसवे एंड एग्जीक्यूशन कंट्रोवर्सीज, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। इसमें 1999 में हुए कारगिल वार के समय उसमें शहीदों की पत्नियां और उसमें रक्षाकर्मियों के लिए मुंबई के कोलाबा जगह पर एक अपार्टमेंट, या कह सकते हैं बड़े इमारत, जो 31 मंजिलें तक बन ही चुकी थी, उसका प्रस्ताव रखा गया। और इसमें जो नाम सामने आए, जो जुड़े थे नाम, इनसे नाम, उनका इस युद्ध से कुछ लेना देना ही नहीं था। और इसमें कुछ जिनका नाम तत्कालीन महाराष्ट्र सीएम अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा, मतलब इनके भी रिलेटिव का भी नाम आया। और कुछ ब्यूरोक्रेसी और सैन्य अधिकारियों को रिश्तेदारों का भी फ्लैट आवंटित हुए। इसमें एक बात, जो अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा, हम मोहन यादव की इस्तीफा की बात तो कर नहीं रहे हैं। ये दोनों बात आज से अगर लगाकर बोलें तो इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आई थी, और उसमें या मोहन यादव के प्रेजेंट केस में जो सिचुएशन आई है, अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है कि इन्वेस्टमेंट का है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। इसमें और भी आगे नाम जुड़ते चले गए, जिसमें अमरावती लैंड पुलिंग कंट्रोवर्सी 2014 के समय, और एक अगला डील कंट्रोवर्सी जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ा नेशनल मुद्दा बनाया गया था। डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा, इस ज़मीन की अभी कोई दोष, मतलब इस मामले की अभी कोई दोष सिद्ध भी नहीं हुआ, और इस बेस पे काफ़ी 2014 में एक अलग तरह की हाइप बनाई गई थी।
अगला नोएडा एक्सप्रेसवे लैंड एग्जीक्यूशन कंट्रोवर्सीज, ये भी इसी में शामिल है। यानी इससे पहले बड़े मुद्दे का नाम लें तो 4 आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, DLF रॉबर्ट वाड्रा कंट्रोवर्शियल डील, अमरावती लैंड पुलिंग कंट्रोवर्सी और नोएडा एक्सप्रेसवे लैंड एग्जीक्यूशन कंट्रोवर्सी। और इसमें जो अमरावती लैंड पुलिंग कंट्रोवर्सी है वो खुद आंध्र प्रदेश के CM, उतना तो आप समझ ही गए होंगे, से जुड़ा है, जो किसानों से हजारों एकड़ में ज़मीन लेते हैं, उसके बाद उन्हें व्यवसाय और बड़े एग्रीकल्चर का सपना दिखाकर उनसे ये ज़मीन लेकर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट में बदलना चाहते हैं। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि वो सब ज़मीनें दबाव में ली गई थी। इससे जुड़ा ये सब भी चारों केस हैं। तो इस बात से ये निकला, मतलब अखिलेश यादव ने जो प्रूफ किया और जो प्रूव करने की एक नई लकीर खींची, जिसमें 3 नाम आ ही गए। पहला जो नाम भजनलाल शर्मा, इनके भी कुछ चुनौतियां जैसे रोजगार और निवेश, इनको भी चुनौतियों में कटघरे में चुनौती के कटघरे में खड़ा किया है। वित्तीय दबाव और पर्यावरण वर्सेस विकास, मतलब खिचड़ी का जो मुद्दा था, जल और कृषि, ये भी जो राजस्थान में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, कमी स्वास्थ्य सेवाओं की भी देखने को मिलती है, वित्तीय दबाव की भी देखने की मिलती है। शायद यही मुद्दे उन्हें अखिलेश यादव को काफ़ी कन्फर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और दूसरा जो है वो योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, इनका जो चुनौतियां हैं, पहला 2024 के लोकसभा का चुनाव का झटका और सपा का PDA प्लान, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को गठजोड़ करना और साथ में लेकर चलना। तीसरा लोकल इशू, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पर, महंगाई और किसानों की आय और आवारा पशुओं जैसे मुद्दे 2027 में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इनको लेकर आखिर भजनलाल शर्मा, CM मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने जो डिसीजन ली वो कोई ऐसे नहीं बोला गया कि बस वो बात इन तीनों बेस पर है जो मैंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम राजस्थान के पहले CM से भी जुड़ता है, जो 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक CM रह चुकी हैं। और इनका भी घोटालों का लिस्ट की बात कर लें तो ललित मोदी की आसपास ही घूमता है, चाहे वो ब्रिटेन में इमिग्रेशन वाला मुद्दा हो या ललित मोदी का अपने देश के अंदर का मुद्दा हो, उनमें भी वसुंधरा राजे का नाम आता है और वसुंधरा राजे के नाम से जुड़ता है भजनलाल शर्मा का नाम। और उस मुद्दे को अगर कह दें पुरान तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट में और जो स्थिति दिखा रही है वो तो डिसाइड ही कर देगी कि अखिलेश यादव कहाँ तक सही बोल रहे हैं। इनके भी कुछ चुनौतियां जैसे रोजगार और निवेश, इनको भी चुनौतियों में कटघरे में चुनौती के कटघरे में खड़ा किया है। वित्तीय दबाव और पर्यावरण वर्सेस विकास, मतलब खिचड़ी का जो मुद्दा था, जल और कृषि, ये भी जो राजस्थान में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, कमी स्वास्थ्य सेवाओं की भी देखने को मिलती है, वित्तीय दबाव की भी देखने की मिलती है। शायद यही मुद्दे
उन्हें अखिलेश यादव को काफ़ी कन्फर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। और दूसरा जो है वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इनका जो चुनौतियां हैं, पहला 2024 के लोकसभा का चुनाव का झटका और सपा का पीडीए प्लान, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को गठजोड़ करना और साथ में लेकर चलना। तीसरा लोकल इशू, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पर, महंगाई और किसानों की आय और आवारा पशुओं जैसे मुद्दे 2027 में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इनको लेकर आखिर भजनलाल शर्मा, सीएम मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने जो डिसीजन ली वो कोई ऐसे नहीं बोला गया कि बस वो बात इन तीनों बेस पर है जो मैंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।